नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं, जिसके संबंध में जो अभ्यास सीरीज चल रही है, जिसपे हम लोग 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे सिलेबस का रिवीजन और 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक, तो आज की क्लास रहने वाली है हमारी पॉलिटी की, और पॉलिटी में भी क्लास रहने वाली क्लास नंबर 12, 12वीं क्लास है। इसके पहले 11 क्लासों में हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया है, ज़्यादातर चीज़ें कवर कर ली है पॉलिटी में। ठीक, और ना देखा हो तो सभी की प्लेलिस्ट बनी है, जाके चेक कर सकते हो। अब चूंकि जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ परीक्षाएं दोनों ही दो दिन में कराए जाने की बात चल रही है। ठीक है, तो हो सकता है दो दिन में हो भी जाए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ है, अब लास्ट टाइम पे जो यूपी पीसीएस की स्ट्रेटेजी है वो केवल इतनी होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन। देखिए, जाहिर सी बात है, अब नया पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, क्योंकि रिवीजन ही 40 दिन में पूरी तरीके से कर लीजिए, यही बड़ी चीज़ है। ठीक, तो कुल मिला के अभी केवल आप रिवीजन पे फोकस करें, कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग जीरो से तैयारी करना चाहते हैं कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो सीधे से एक काम करें, 2025 की तैयारी करें। ठीक है, जाहिर सी बात है अभी उतना नहीं हो पाएगा कवर 40 दिन में। तो जो लोगों ने एक बार जरूर पढ़ लिया है, पॉलिटी है या एनवायरनमेंट है या जियोग्राफी है, एक बार पढ़ लिया है, तो वो कायदे से रिवीजन में लग जाएं। ठीक, और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जो ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं पीसीएस आरओ में, उनको मैं जल्दी जल्दी कवर कराता हूँ। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उससे पहले चैनल पर है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। तो पॉलिटी में हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पॉलिटी क्लास 12 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और आज जो सारे प्रश्न हैं वो लगभग संविधान संशोधन से संबंधित है। जो भी प्रमुख संविधान संशोधन हुए हैं, क्योंकि संविधान संशोधन से भी डायरेक्टली प्रश्न आते हैं। ठीक, तो उनको भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिनियम वर्ष सही सुमेलित नहीं है। मतलब कौन सा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। पीसीएसजे 23 में ही पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में ही आया था। सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987 में, ये भारतीय अधिनियम के, भारतीय संविधान के अंतर्गत है। अब सती प्रथा तो 1829 में समाप्त हो गया था, वो अलग चीज है, लेकिन भारतीय संविधान द्वारा इनको कब प्रदत्त किया गया, तो वो चीजें हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था, और ये चीज पूछी गई है हिंदू विवाह वाले में कि हिंदू विवाह पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में, लेकिन हिंदू विवाह को भारतीय संविधान द्वारा कब लागू किया गया, तो 1955 में। ये कई बार आ चुका है सिंगल क्वेश्चन। ठीक, तो ये ए सी डी तीनों सही है, लेकिन बी वाला आपका गलत है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1918 का नहीं है ये। भाई जाहिर सी बात है, आपने अभी देखा है कि जम्मू कश्मीर में 370 हटा है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। कब? ये 2019 की बात है ना, तो 1918 कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, ये बिल्कुल देखो दूर दूर तक 1918 कहाँ, 2019 कहाँ। ठीक, हाँ 2018 होता थोड़ा कन्फ्यूजन वाली स्थिति हो सकती थी, 2020 होता तो कन्फ्यूजन हो सकता था, लेकिन 1918 2019 दोनों बहुत बहुत दूर है, तो इस वजह से ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, पिछड़े वर्ग का नागरिक से संबंधित निम्नलिखित पदों में से कौन सा एक संविधान में परिभाषित नहीं है। देखिए, मैंने आपको मौलिक अधिकार, जब मौलिक अधिकार बताया था, जब मौलिक अधिकार आपने पढ़ा होगा, तो मौलिक अधिकारों में आरक्षण के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ये प्रश्न है 2016 का, पहली चीज। ठीक, तो ये पुराना प्रश्न है। जब ये प्रश्न आया था तो इसमें ऑप्शन ए सही था, लेकिन वर्तमान में इसमें कोई भी सही नहीं है। ठीक, तो इसको नए सिरे से प्रश्नों को देखेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए, कुल मिला के पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण मिलता है वो किस आधार पर दिया जाता है? आर्थिक दृष्टि, आर्थिक पिछड़ापन या आर्थिक दृष्टि के आधार पर, सामाजिक, शैक्षिक, या सामाजिक और शैक्षिक। तो वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में सभी के आधार पर आरक्षण मिल रहा है। वर्तमान में क्या मिल रहा है? सभी के आधार पर आरक्षण मिल रहा है। समझिए कैसे, इसको अलग पेज पे लेते हैं, और यहां से प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। देखिए, SC ST और OBC। ठीक, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या? आर्टिकल 15(4)
आर्टिकल 15(4) बताया था, अब डिटेल नहीं चलेंगे, केवल ऊपर ऊपर से समझेंगे कि इसमें मैंने बताया था कि SC ST और जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग, इनको क्या है कि सामान्य शिक्षण संस्थान जो है, सामान्य शिक्षण संस्थान जो है, इन पे क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। ये किस प्रावधान में किया गया है, आर्टिकल 15(4) में किया गया है। और ये आर्टिकल 15(4) प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया है। ठीक, उसके बाद 15(5) जोड़ा गया है। कब 15(5) जोड़ा गया है, कब, 93वां संविधान संशोधन 2005। 93वां संविधान संशोधन 2005 के तहत आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया। और आपको पता है कि जो ओबीसी को आरक्षण मिला है वो 1990 में मिला है, उसके बारे में अभी देखेंगे। और इसमें क्या हुआ है कि SC ST ओबीसी को आधुनिक या ऐसे कहते हैं उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थानों में क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि 1951 में तो ज़्यादा हाई फाई स्कूल तो बने नहीं है, ताज़ा भारत आज़ाद हुआ है, तो सामान्य शिक्षा संस्थान है, इसमें आरक्षण दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, 93वां संविधान संशोधन 2005 किया गया, क्योंकि 2005 तक हाई फाई शिक्षा संस्थान हो चुके थे, तो उनमें भी आरक्षण दिया जाना है, तो इनको अलग प्रावधान दिया गया 15(5) के तहत। ठीक, इन दोनों उपर्युक्त दोनों आरक्षण का जो आधार माना गया, वो क्या माना गया, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन क्या माना गया, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन। तो याद रखना है कि 15(4) और 15(5) में जो आरक्षण दिया गया है उसका आधार क्या है, तो शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ापन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। और डिक्टो इसी प्रकार से क्या हुआ है कि 16(4), इसी में 16(4) और इसी में 16(5). 16 में क्या है, लोक नियोजन में सरकारी नौकरियों में आरक्षण है। ठीक, सरकारी नौकरियों में। अब ओबीसी का आरक्षण कैसे मिलता है वो देख लो थोड़ा सा, कैसे मिला है। तो आर्टिकल 340 में क्या बोला गया है, पिछड़ा वर्ग का अध्ययन करने के लिए आयोग का गठन होगा। मतलब पिछड़ा वर्ग आयोग जो है किस आर्टिकल में है, 340 में है। अब पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक, अब जो ओबीसी है समझिएगा, 1953 में क्या होता है, एक काका कालेलकर है, काका कालेलकर आयोग। काका कालेलकर आयोग का क्या होता है, गठन होता है। और काका कालेलकर आयोग का गठन होता है तो ये अपनी रिपोर्ट देते हैं। फिर रिपोर्ट देते हैं, कब देते हैं, 2 साल बाद, 1955 में। और इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि ऐसा है, ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। क्या दिया जाए, ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। इस रिपोर्ट में देखिए, यहां से आपका ओबीसी वाला पार्ट शुरू है। 1953 में काका कालेलकर समिति या आयोग ने गठन किया और इस रिपोर्ट में कहा गया, 1955 में जो रिपोर्ट आई कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार थी। कब, 1979 में। इस सरकार में क्या हुआ कि बीपी मंडल के नेतृत्व में एक मंडल आयोग या मंडल कमीशन का गठन किया गया। मंडल आयोग या मंडल कमीशन का गठन किया गया। इस मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, कब दी, 1 साल बाद, 1980। और इसमें भी ओबीसी को आरक्षण देने की बात कही। इस रिपोर्ट में पूरी कायदे से बातचीत हुई। लेकिन हुआ ये कि ये जो सरकार थी, ये सरकार गिर गई उस समय। केवल आपको एक स्टोरी समझनी है, सरकार क्या हुई, गिर गई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद 1990 में वीपी सिंह की सरकार आई। इस सरकार में क्या हुआ,
इस सरकार में ये हुआ कि वही जो मंडल आयोग है, मंडल कमीशन है, इसी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए, इसी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया गया। ठीक। उसके बाद 1991 में पीवी नरसिम्हा राव आए, क्योंकि इनकी सरकार आई 1991 में, पीवी नरसिम्हा राव, और इस समय जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह थे। याद होगा निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी। ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई और इस सरकार में क्या हुआ कि जो जनरल कैंडिडेट मतलब जनरल लोग हैं, जनरल व्यक्ति हैं, इनको 10% आरक्षण दे दिया गया। क्या दे दिया गया? 10% आरक्षण दे दिया गया। देखिए ये जो आरक्षण दिया गया था ये आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर दिया गया था। आर्थिक पिछड़ापन, क्योंकि पहली बार जनरल को आरक्षण मिला था। पिछड़ापन, आधार क्या था? आर्थिक पिछड़ापन। ठीक। लेकिन होता यह है कि 1992 में एक वाद आता है जिसका नाम है इंदिरा साहनी। बहुत बार पूछा गया है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद। भारत संघवाद, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट का क्या आता है? फैसला आता है। क्या फैसला आता है? कि भाई साहब जो ओबीसी का आरक्षण है ये सही है, जो जनरल को आरक्षण मिला है आर्थिक पिछड़ापन पर, आर्थिक पिछड़ापन पे, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आर्थिक पिछड़ापन का संविधान में कहीं उल्लेख है ही नहीं। और भी कुछ आते हैं कि जैसे संविधान, जो आरक्षण की सीमा मैक्सिमम 50% से ऊपर नहीं हो सकती, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ठीक। उसके बाद क्या होता है? 103वां संविधान संशोधन 2019, सरकार क्या करती है? आर्टिकल 15(6) जोड़ती है और आर्टिकल 16(6) जोड़ती है। और इन दोनों में क्या होता है कि ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाता है। किस आधार पर? आर्थिक पिछड़ापन। आर्थिक पिछड़ापन। अब देखिए 1992 में आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर जो दिया गया है 1991 में, तो उसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय आर्थिक पिछड़ापन का उल्लेख है ही नहीं। लेकिन 2019 में ये कानून बनाया गया कि ऐसा है, आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाएगा, खासकर जनरल के लिए। ठीक है, तो आर्थिक पिछड़ापन जो आता है ये 2019 में आता है। कब आता है? 2019 में। तो एक ये मोटी मोटी बात आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं गए हैं, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है उतना गए हैं। क्लियर? तो हमसे जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि पिछड़ा वर्ग कौन सा परिभाषित नहीं है, तो आर्थिक पिछड़ापन 2016 में जब प्रश्न आया था तब यह प्रस्तावित नहीं था, परिभाषित नहीं था। ये कब परिभाषित हुआ है? 2019 में ये लागू हुआ है। ठीक, तो ये वाला थोड़ा सा पॉइंट आया था, लेकिन वर्तमान में ये सभी लागू है। कैसे लागू है पूरी स्टोरी बता चुका मैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? जो राज्यपाल होता है, आपने देखा होगा अक्सर 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है ना? जैसे कई बार यूपी का राज्यपाल एमपी का राज्यपाल भी होता है। ठीक, तो ये प्रावधान कब किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो याद रखना है, ये प्रावधान जो है ये आपका 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया है। कब? 7वां संविधान संशोधन 1956। अब समझिएगा, अगर आपको मैं कहूं कि राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का संयुक्त राज्यपाल हो सकता है, संयुक्त राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही है, अभी आपने बताया। लेकिन अगर थोड़ा सा देखा जाए तो हाई कोर्ट भी तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का संयुक्त हाई कोर्ट होता है। भाई हाई कोर्ट भी तो संयुक्त हाई कोर्ट होते हैं, क्यों भाई, होते हैं कि नहीं? तो हाई कोर्ट वाले सेक्शन में हम अलग से देखेंगे, लेकिन फिर भी समझ लेना है
कि हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों के संयुक्त हाई कोर्ट 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ही होते हैं ये भी, ठीक है। दोनों में एक ही संविधान संशोधन कार्य करता है, क्लियर है। और जो राज्यपाल 2 या 2 से अधिक संयुक्त राज्यपाल होगा तो इसका वेतन भत्ता कैसा होगा? अगर मान लो 3 राज्यों का राज्यपाल है तो 3 राज्यों के हिसाब से इसको वेतन मिलेगा, मतलब 3,60,000 इसका वेतन है तो क्या तिगुना मिलेगा? नहीं। इस संबंध में जो इसका वेतन भत्ता रहेगा वो राष्ट्रपति तय करेगा, राष्ट्रपति तय करेगा। शपथ, तो शपथ भाई साहब ये दोबारा लेगा, राज्यपाल जितनी बार जिस राज्य का संयुक्त राज्यपाल बनेगा उस राज्य में अलग से शपथ लेगा, क्लियर है। लेकिन जो वेतन भत्ता है ये राष्ट्रपति तय करेगा। पैसे के मामले में कोई दिक्कत नहीं, राष्ट्रपति तय करेगा वो कि भाई कितना मिलना चाहिए, और जितना राष्ट्रपति तय करेगा उतना उसको दिया जाएगा और उतना उसको मानना पड़ेगा, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। हालांकि राज्यपाल और हाईकोर्ट का सेक्शन बचा ही हुआ है तो उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया? तो मौलिक अधिकार कितने हैं? 6, लेकिन पहले कितने थे? पहले थे 7। पहले कितने थे? पहले थे 7, ठीक है। तो जो आर्टिकल 31 है इसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया, समाप्त किया गया। और वर्तमान में ये जो संपत्ति का अधिकार है ये आर्टिकल 300A में चला गया है और ये वर्तमान में कैसा है? विधिक अधिकार है। विधिक मतलब कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार, क्लियर है। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, क्लियर है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? कई बार आ चुका है प्रश्न कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब बनाया गया था, किस संविधान संशोधन? 69वां संविधान संशोधन 1991। याद रखना है 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। ऑप्शन इज द राइट। 22 में आ चुका है ये प्रश्न, लेटेस्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कथन कारण दिख रहा है अच्छे से? बिल्कुल देखना है, पढ़ना अच्छे से। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। कारण है 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा दिया है। अब इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो कथन है कि 73वां जो संविधान संशोधन है इसमें स्थानीय स्वशासन के रूप में जाना जाता है, स्तंभ के रूप में। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि 73वें के तहत ही पंचायती राज व्यवस्था का डिटेल वर्जन निकाला गया था। हालांकि पंचायतों का उल्लेख जो है आर्टिकल 40 में भी है, लेकिन जो डिटेल निकाला गया वो 73वें संविधान संशोधन 1992 में निकाला गया, ठीक है। इसके लिए बाकायदे एक भाग बनाया गया, भाग 9 में इसका उल्लेख है, भाग 9 में इसका उल्लेख है, क्लियर। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा दिया। इसी वजह से 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास के रूप में माना जाता है। बिल्कुल सही। तो कथन कारण दोनों सही, एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट। और ये भी देखो 22 में आ चुका है, लेटेस्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया था? तो सिंपल सा है, अनुसूची 10 कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। और इसमें क्या है? दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि यदि कोई पार्टी का 1/3 से कम सदस्य, मतलब 1/3 से, अगर कोई पार्टी है, जीती हुई पार्टी है, तो उसके 1/3 से कम सदस्य
दल बदल करते हैं, दल बदल करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। इस कंडीशन में उनकी सदस्यता रद्द की जाएगी और सदस्यता रद्द कौन करेगा? संबंधित सदन का अध्यक्ष, जिस भी सदन के वो सदस्य होंगे उनका अध्यक्ष। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक संशोधन किया गया, 91वां संविधान संशोधन 2003। क्या किया गया? इसी 1/3 को बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया, तो कि 2/3 से कम सदस्य अगर दल बदल करते हैं, दल बदल करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। क्लियर है? तो ये थोड़ी चीज याद रख लेना है। संविधान संशोधन तो कायदे से याद रख लेना है कि 1/3 मूल में था, 52 में जोड़ा गया, लेकिन 91वां 2003 में फिर 2/3 कर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर पहले तो सही है। क्लियर? नेक्स्ट, इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। देखिए, सहकारी समितियों के बारे में मैंने आपको मौलिक अधिकारों में बताया था। क्या? आर्टिकल 19 फर्स्ट सी, आर्टिकल 19 फर्स्ट सी में एग्जैक्टली अगर आपको याद हो, ABC DEFG, जिसमें से जो F है वो वर्तमान में क्या है? रिक्त है। क्यों? क्योंकि उसी में संपत्ति का अधिकार था। लेकिन जो 19 फर्स्ट सी है, इसमें मैंने आपको बताया था क्या कि संघ या संगठन के गठन की स्वतंत्रता है, के गठन की स्वतंत्रता है। ठीक है, उसके बाद भारत भ्रमण की स्वतंत्रता है, स्थायी निवास करने की स्वतंत्रता है, कहीं बसेंगे तो बिजनेस करने की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। 19 फर्स्ट सी में ही क्या होता है कि 97वां संविधान संशोधन 2012 जोड़ा जाता है, और 97वां संविधान संशोधन 2012 के तहत क्या होता है? सहकारी संस्थाओं या समितियों के गठन की स्वतंत्रता की बात की गई है। कि स्वतंत्रता मतलब अगर हमें सहकारी संस्थाओं के गठन करना है तो 97वां संविधान संशोधन 2012 के तहत है और आर्टिकल 19 फर्स्ट सी के तहत है। ठीक, तो ऑप्शन डी पहले तो यहाँ पे सही है, लेटेस्ट आ चुका है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी इज द राइट। दूसरी चीज, सहकारी संस्था या सहकारी समितियां, सहकारी समितियां का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो ये भाग 9B, इसमें है 9B में है। मतलब ये कि 9 में क्या है? पंचायती राज है, 9A में क्या है? नगर पालिका है, और 9B में क्या है? सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसके बाद DPSP, DPSP मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 43B कब जोड़ा गया? सेम 97वां 2012 के तहत, और इसमें भी क्या बोला गया? सहकारी संस्थाओं के, राज्य सहकारी संस्थाओं के गठन को या सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देगा, सहकारी संस्थाओं को क्या देगा? बढ़ावा देगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि 43B में क्या है? सहकारी संस्थाओं का उल्लेख किया गया है, भाग 9B में भी है और 19 फर्स्ट सी में भी है। संविधान संशोधन देखी है 97वां 2012। ठीक है, जैसे जिस प्रकार से आप पढ़ते हो कि आर्टिकल 21A कब जोड़ा गया? 86वें 2002 के तहत, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। और वैसे ही आप पढ़ते हो मौलिक कर्तव्य में जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, इसको भी 86वें 2002 के तहत, इसमें भी क्या है? निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक, उसी प्रकार से बिल्कुल सेम है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे कि 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार किस वर्ष तक लोकसभा में मौजूद सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं हो सकता? तो आपको पता है कि लोकसभा और विधानसभा में जो सीटों का आवंटन होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है, और किस जनसंख्या को आधार बनाया गया है अभी? तो वर्तमान में जो जनसंख्या आधार है या जनगणना आधार है वो 1971 की जनगणना आधार की जनगणना को आधार बनाया गया है। ठीक, ये 2002 तक लागू था, लेकिन होता यह है 84वां संविधान संशोधन 2001, और इस संविधान संशोधन के तहत 2026 तक इसको बढ़ाया गया। क्या किया गया? बढ़ाया गया। मतलब 2026 तक जो है वो 1971 की जनगणना ही मान्य रहेगी।
और फिर उसके बाद संविधान संशोधन होगा, फिर देखा जाएगा। तो वर्तमान में ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्लियर है? हालांकि ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था लोकसभा वाले में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, पता ही होगा कि जो जीएसटी है ये 101वें संविधान संशोधन के तहत है। जो जीएसटी है वो 101वें संविधान संशोधन के तहत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक, अच्छा 102 में क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा 102 के तहत है। 103 में क्या है? अभी मैंने बताया 103वां संविधान संशोधन 2019 में क्या है? ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है। और 104 में क्या है? 104 में एससी और एसटी को लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा विधानसभा में जो आरक्षण है, सीटों का आरक्षण है, इस आरक्षण को 10 वर्ष के लिए क्या किया गया है? बढ़ाया गया है। ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 334, आर्टिकल 334 में। अगर आपसे पूछेगा कि देखो 330, 331, 332, 333, इनमें सभी आरक्षण है सीटों का कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी एससी एसटी में। लेकिन 334 में क्या है कि एससी एसटी को जो आरक्षण है वो बढ़ाया जाएगा 10 वर्ष के लिए। इसका उल्लेख 334 में है। ठीक है, जो कि वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। 2030 तक बढ़ा दिया गया है। ये संविधान संशोधन कब होता है? 2020 में। और 10 वर्ष तक बढ़ाया गया, तो मतलब अब 2030 तक बढ़ा दिया गया है। अब फिर अगर 2030 में संविधान संशोधन होगा और 10 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा तो आर्टिकल 334 के तहत। क्लियर है? अब फिर कब तक बढ़ाया जाएगा? 2040 तक। क्लियर? नेक्स्ट, भारतीय जीएसटी का 100वां संशोधन संबंधित है। भारतीय संविधान का 100वां संशोधन संबंधित है। 100वां संविधान संशोधन समझिएगा। देखिए, आपने अगर स्टार्टिंग में पढ़ा हो आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 में क्या है कि किसी भी बाहरी क्षेत्र की भूमि को या बाहरी भूमि को अगर भारत में सम्मिलित करना है तो संसद कानून बनाकर उसको सम्मिलित करेगी आर्टिकल 2 के तहत। ये आपको पता है अच्छे से। मैं फिर रिपीट करता हूं कि अगर किसी बाहरी क्षेत्र को भारत से मिलाना है तो संसद कानून बनाकर, कौन? संसद। पूरा पावर किसके पास? संसद के पास। संसद कानून बनाकर उसको भारत में मिलाएगी आर्टिकल 2 के तहत। जैसे सिक्किम को मिलाया गया था, 35वां संविधान संशोधन 1975 के तहत मिलाया गया था, उसको सह राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन तुरंत 36वां संविधान संशोधन 1975 कर दिया गया और उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया सिक्किम को 1975 में। लेकिन ये तो तब है ना प्रावधान जब किसी बाहरी क्षेत्र को मिलाना हो। अगर हमको देना हो, अगर किसी को देना हो, अगर भारत की भूमि को किसी अन्य देश को थोड़ा टुकड़ा देना हो तो कैसे देंगे? किस आर्टिकल के तहत देंगे? तो याद रखना है कि जब भी भारतीय क्षेत्र की किसी भूमि को किसी दूसरे देश को देना हो या ऐसे समझौता हो कभी, तो कोई आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल कोई नहीं है। कैसे देंगे? केवल और केवल संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत देंगे। मेरी बात समझे? कि अगर किसी से किसी की भूमि लेनी है, मान लो जैसे सिक्किम लिया था तो आर्टिकल 2 के तहत, मान लो बांग्लादेश से कोई पार्ट लें, हम पाकिस्तान को कोई पार्ट लें तो वो आर्टिकल 2 के तहत। लेकिन अगर किसी को देंगे कुछ तो संविधान संशोधन के तहत। जैसे 100वां संविधान संशोधन 2015 में होता है और इस 100वें संविधान संशोधन के तहत बांग्लादेश के साथ भूमि समझौता किया जाता है, बांग्लादेश को कुछ भूमि दी जाती है। ठीक, याद रखना है। और एक संविधान संशोधन होता है नवा संविधान संशोधन 1960, हाँ यही है। और इसमें पाकिस्तान को बेरूवाड़ी क्षेत्र दिया जाता है, बेरूवाड़ी क्षेत्र दिया जाता है। ठीक, तो ये 2 संविधान संशोधन हो चुके हैं जिसमें दिया गया है भारत की ओर से। ठीक है, और जीएसटी आपको पता ही है 101वां है। और आर्थिक आधार पर पिछड़ापन किसको दिया गया? भाई ईडब्ल्यूएस को दिया गया। पूरी कथा सुनाई थी मैंने 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत, 2019 के तहत। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना है इसके बारे में। तो अगर हम लेंगे तो आर्टिकल के तहत, लेकिन अगर देंगे किसी को तो संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट, अधिनियम है, संशोधन है, आरओ मेंस 2016 में आ चुका है, जो कि 2020 में पेपर हुआ था, लेटेस्ट है। देखते हैं, अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए, जब भी संविधान संशोधन में मिलान करने को आ जाए तुरंत एलिमिनेट किया करो।
एलिमिनेट कैसे करोगे? तो सबसे पहले जो आ रहा है उसको टिक करो और फिर एलिमिनेट करो। जैसे जैसे मैंने आपको अनुसूची बताई थी, और 94वां संविधान संशोधन है, 95वां है, 96वां है और 103वां है। मैंने आपको अभी बताया है 103वां संविधान संशोधन 2019 पूरा का पूरा आरक्षण से संबंधित है। और आरक्षण आपका आर्टिकल 15(4), 15(5) में, और आर्टिकल 16(4), 16(5) में, और 16(6) में, और 15(6) में ये बताया है। तो कुल मिला के 15 और 16 वाला जो पार्ट है पूरा आर्टिकल का, उसमें आरक्षण पूरा का पूरा है। इस जो 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत क्या हुआ है, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है। जब ईडब्ल्यूएस को दिया गया है तो 15(6) जोड़ा गया है और 16(6) जोड़ा गया है। तो भाई 16(6) तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन 15 तो लिखा है ना, तो डी का तुरंत 4 करो, डी का तुरंत 4 करो। मेरी बात समझे? तो डी का जैसे ही 4 करोगे तो डी का 4 केवल एक ही में है, ऑप्शन इज द राइट। और जब ये पूछा गया प्रश्न 2020 में, और जब ये संविधान संशोधन 2019 में, तो ये टाइप से करंट अफेयर का भी क्वेश्चन था कि तुरंत संविधान संशोधन हुआ है, तुरंत प्रश्न में पूछ लिया गया है। तो वर्तमान में भी जो संविधान संशोधन हुए हैं उनको भी आवश्यक है पढ़ना। ठीक, चलिए उसके बाद है 96वां संविधान संशोधन। तो देखिए मुझे जहां तक याद आ रहा है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है, और 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। पहले 14 थी, 8 जोड़ी गई हैं। इस संविधान संशोधन के तहत तो एक तो 21वां संविधान संशोधन हुआ, एक 67वां हुआ है, और एक 92वां संविधान संशोधन हुआ है। ठीक, लेकिन एक हुआ है आपका 96वां संविधान संशोधन 2011। एक तो आपसे ये प्रश्न पूछा गया, एक ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि 8वीं अनुसूची में कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? तो 4 हो चुके हैं। 21वां के तहत सिंधी जोड़ी गई थी, 67वें के तहत नेपाली कोंकणी मणिपुरी जोड़ी गई थी, 92वें के तहत 67वां लिख दिया मैंने, 1 मिनट, 71वां है ना, 71वां संविधान संशोधन 1992 क्या जोड़ा गया था? नेपाली कोंकणी मणिपुरी, और 92 के तहत मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, ये भाषाएं जोड़ी गई। लेकिन जो 96वां संविधान संशोधन 2011 हुआ, इसमें क्या चेंज हुआ कि उड़िया जो भाषा है इसको चेंज करके ओडिया किया गया था। ओडिया भाषा में परिवर्तन हुआ था, उड़िया का ओडिया किया गया था। ठीक है, हालांकि बहुत ही माइनर है, जल्दी कोई पढ़ता नहीं, लेकिन ये पूछा गया है। तो सी का हो गया 3, क्यों? 8वीं अनुसूची में यही चेंज हुआ है 96वें के तहत। तो सी का 3, तो बस सी का 3 इसमें मिल गया। ठीक है, 95 में 334 के तहत हुआ है, 94वां 164 के तहत। तो ये हम लोग आगे देखेंगे राज्य वाले पोर्शन में। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे इंपॉर्टेंट है? एक तो ये पूछा ही गया है, दूसरी चीज जनवरी 2024 एपीएस का पेपर जिसने दिया हो उसमें ये प्रश्न आया था। एपीएस का पेपर जिसने भी दिया हो जनवरी में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो याद रखना है ये हुआ है 31वां संविधान संशोधन, और ये आपको घटना चक्र में भी क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, 31वां संविधान संशोधन कब होता है? 1972 में। इसमें क्या होता है? 525 से बढ़ाकर 545 कर दी जाती है। तो मिनिमम जो है 545 और मैक्सिमम 550 है। ठीक, लोकसभा की सदस्य संख्या। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो 7वीं अनुसूची अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 बचे हैं। क्यों? 5 माइनस हो गए। यही 5 उठाकर जोड़ दिए गए समवर्ती सूची में। यही 5 विषय जो हैं राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए हैं, और इसमें हो गए हैं 52। पहले कितने थे? 47। तो 5 इसमें जोड़ दिए गए, इसमें 5 जो घटे वही इसमें 5 जोड़ गए। कौन कौन से? संविधान संशोधन कौन सा हुआ? 42वां 1976 के तहत। और कौन कौन से जोड़े गए 5? तो शिक्षा, वन्यजीव, बार मापतौल, सामाजिक न्याय।
ये वर्तमान में समवर्ती सूची में है। क्लियर? तो 42वें ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, संविधान का प्रथम संशोधन जो 1951 में पारित हुआ निम्न में से किससे संबंधित था? तो देखिए 1951 में जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें भी। देश की सुरक्षा से, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, कुछ राज्यों के लिए कृषि भूमि संबंधी सुधारों से, भूमि सुधार का उल्लेख भाग 9 में किया गया है। और भाग 9 कब जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 कहते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट। बस। नेक्स्ट, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? सिंपल सा क्वेश्चन है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त किया गया। आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया गया। वर्तमान में यह कानूनी या विधिक अधिकार है। काफी बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अव्यवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को सम्मिलित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। और हालांकि ये मैंने आपातकाल वाले में भी बताया था कि आपात 3 प्रकार से लगते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपात, और एक है राष्ट्रपति शासन, और एक है वित्तीय आपात। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात छोड़ दो। आपको पता है राष्ट्रीय आपात मैंने बताया था 3 प्रकार से। एक तो विदेशी युद्ध हो जाए, मतलब विदेशी आक्रमण हो जाए, एक स्वयं युद्ध हो जाए, और एक सशस्त्र आंतरिक अशांति। ये पहले था ऐसा कि राष्ट्रीय आपात जो लगेगा आर्टिकल 352 के तहत, वो 3 आधारों पर आपातकाल लगेगा, जो कि 6 माह करके अनिश्चित काल तक बढ़ाया जाएगा। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन होता यह है कि आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। आंतरिक अशांति के आधार पर कौन लगाता है? इंदिरा गांधी। ठीक। और अभी आपने देखा होगा कि उसी दिन को ब्लैक डे भी घोषित किया गया था। ठीक है, तो आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया जाता है। लेकिन बाद में यह होता है, इसी आंतरिक अशांति को बदलकर 44वें संविधान संशोधन 1978 को इसी आंतरिक अशांति को हटा दिया जाता है और इसके आधार पर जोड़ा जाता है क्या? सशस्त्र विद्रोह। तो याद रखना है, सशस्त्र विद्रोह मूल संविधान में नहीं है। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत बाद में जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि आंतरिक अशांति के आधार पर फिर कोई आपातकाल ना लगा पाए, इस वजह से। ठीक है भाई, आप ही सोचो, अगर मैं कह दूं कि भाई मेरे अंदर बहुत ही अशांति हो रही है, मैं आपातकाल लगा रहा हूं, तो ये कोई मैटर नहीं होता है। ठीक है, तो इसी वजह से आंतरिक अशांति को हटा दिया गया, सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। और ये किया गया निर्णय कि अब जब कभी भी आपातकाल लगेगा, सशस्त्र विद्रोह या राष्ट्रीय आपात जब भी लगेगा, मंत्रिमंडल के हस्ताक्षर के बिना नहीं लगेगा। तो मंत्रिमंडल को आर्टिकल 352 के तहत जोड़ा गया। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख आर्टिकल 352 में है, और इसको भी 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ही जोड़ा गया है। ठीक है, अब मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं, तो जब तक कैबिनेट मंत्री पूरे सिग्नेचर नहीं करेंगे, अब आपातकाल लागू नहीं होगा। ठीक, तो ये चेंजमेंट किए गए थे 44वें के तहत। हालांकि इसका एक अलग से पूरा सेशन हो जाएगा, काफी लंबा सेशन है इसका। तो सशस्त्र विद्रोह शब्द को सम्मिलित किया गया था 44वें। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो देखिए, डीपीएसपी में कौन नहीं जोड़ा गया? जो जोड़ा गया होगा, जाहिर सी बात है, वो सब क्लॉज आर्टिकल में होगा, मतलब ए, बी, सी, डी, का, खागा, इनमें जोड़ा होगा। और जो नहीं जोड़ा गया होगा तो वो नहीं जोड़ा होगा, वो सिंपल एक नंबर होगा। तो जाहिर सी बात है, कॉमन्स लगाइए। समान आचार संहिता आर्टिकल 44 में है, ये कोई भी ए, बी, सी, डी नहीं जोड़ा गया है, तो ये मूल संविधान में था, ये बाद नहीं जोड़ा गया। ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक हो गया आंसर। उसके बाद अगर शोषण के विरुद्ध, शोषण से बच्चों का वयस्कों की सुरक्षा जो है, ये आर्टिकल 39 कैपिटल ए में जोड़ा गया है। कब? 42वें के तहत। समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता, ये प्रावधान भी आपका 39A में ही है।
उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये आपका आर्टिकल 43A में है। इसमें है 43A में, तो ये सब बाद में जोड़े गए हैं। क्लियर? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? देखिए, लोकसभा, विधानसभा, या ऐसे देखो, लोकसभा विधानसभा नहीं, जो केंद्र में मंत्रिपरिषद है इसकी सदस्य संख्या कितनी होगी? तो ये एक संविधान संशोधन होता है 91/2003 के तहत, और इसमें कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद में जो सदस्य संख्या है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। 15% होगी, मैक्सिमम 15% होगी। किसका? लोकसभा का। कौन? मंत्रिपरिषद। कब किया गया? 91/2003। तो जाहिर सी बात है पहले तो बी वाला बिल्कुल सही है। अच्छा, ये मैक्सिमम है, मिनिमम कितनी है? तो मिनिमम का उल्लेख नहीं है संविधान में, मिनिमम का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट, 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज्यों से। तो पंचायती राज्यों को तो 73वें के तहत जोड़ा गया था, हटा दो। मौलिक कर्तव्यों को 42वें के तहत जोड़ा गया था, हटा दो। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से, नहीं पता। शिक्षा संस्थानों में ओबीसी का आरक्षण, तो शिक्षा संस्थानों में ओबीसी का आरक्षण जो है आर्टिकल 15(5), क्योंकि 15(4) में SC ST और पिछड़ा वर्ग है, जो कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में था, और 1951 में ओबीसी शब्द ही नहीं था। ओबीसी जो आरक्षण मिला है वो 1990 में मिला है, और जो 15वां संविधान संशोधन 15(5) है, ये कब जोड़ा गया? आर्टिकल 15(5) कब जोड़ा गया? 93/2005 के तहत। और ओबीसी को आरक्षण कब मिला? 1990 में। तो जाहिर सी बात है 1990 के बाद जो आरक्षण होगा, जो संविधान संशोधन होगा, वही ओबीसी का माना जाएगा। तो 93वां संविधान संशोधन शिक्षा संस्थानों से संबंधित है। ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर? नेक्स्ट, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, मतलब कहने का कि संविधान संशोधन करना है तो कहाँ पेश होगा प्रस्ताव? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केंद्र राज्य विधानसभाओं में, संसद के किसी भी सदन में? ऑप्शन डी इज द राइट। अगर हमें संविधान संशोधन कोई प्रस्ताव पेश करना है तो किसी भी सदन में पेश करेंगे, दोनों सदनों से अलग अलग पास होना आवश्यक है। याद रखना है, दोनों सदनों से अलग अलग पास होना जरूरी है। ठीक, फिर जाके राष्ट्रपति उसको या तो पास कर दे, पास ही करेगा, क्योंकि संविधान संशोधन में कभी भी वीटो पावर का यूज नहीं होगा, मैंने बताया था। तो पास कर देगा तो कानून बन जाएगा, संविधान मतलब संशोधन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, हाँ देखिए, अच्छा प्रश्न है ये भी। यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है परंतु राज्यसभा उसे अस्वीकार कर देता है, तो परिणाम यह होगा कि, इंपॉर्टेंट क्या है कि पहली चीज तो जो विधेयक है वो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन विधेयक है। संविधान संशोधन तो कोई मामूली संशोधन, मामूली प्रस्ताव नहीं है, ये क्या है? संविधान संशोधन है। अगर लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा उसको अस्वीकार कर दिया तो क्या होगा? देखिए, उस विधेयक का परित्याग करना पड़ेगा। ठीक, दूसरा है उस विधेयक को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में प्रेषित कर साधारण बहुमत से पास करना पड़ेगा। संयुक्त अधिवेशन तो मैंने बताया था कि महाभियोग धन विधेयक, संविधान संशोधन, इनमें कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होगी, ना तो वीटो पावर का यूज होगा ना संयुक्त बैठक होगी। तो जाहिर सी बात है दूसरा तुरंत हटाओ। उस विधेयक को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में प्रेषित किया जाएगा, संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा, तुरंत हटाओ।
विधेयक में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति, गलत, संयुक्त होगा ही नहीं, हटाओ। बचा क्या ऑप्शन है, उस विधेयक का परित्याग करना पड़ेगा। मतलब अगर लोकसभा पास कर दे, राज्यसभा फेल कर दे, तो वो क्या होगा, फेल हो जाएगा। कौन, संविधान संशोधन, ठीक। लेकिन यहीं पर अगर साधारण विधेयक होता तब फिर क्या कहते हैं कि संयुक्त अधिवेशन हो जाता। लेकिन यहाँ कोई सामान्य विधेयक तो है नहीं, संविधान संशोधन है, इस वजह से BCD संयुक्त अधिवेशन नहीं होंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यह संविधान की एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। तो 74 के तहत क्या है, पंचायती राज, सॉरी पंचायती राज 73 के तहत है, 74 के तहत है नगर पालिका। नगर पालिका का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। और नगर पालिका का उल्लेख जो है 9B में भी किया गया है, भाग 9B भी जोड़ा गया है, सॉरी 9A जोड़ा गया है, क्योंकि 9A 9B, 9 में क्या है, पंचायती राज, 9A में नगर पालिका और 9B में सहकारी समितियां, ठीक। तो नगर पालिका का उल्लेख भाग 9A में किया गया है और 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा भी गया है, और अनुसूची 12 में इसका उल्लेख है, ठीक। तो पहला तो बिल्कुल सही है, अनुसूची में जोड़ा गया। यह नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है, बिल्कुल सही है, नगर पालिका की कार्यप्रणाली उल्लेख है। यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के आरक्षण का उल्लंघन करता है, बिल्कुल सही है, नगर पालिका में जो महिलाओं का आरक्षण मिला है वो इसी के अंतर्गत कई आर्टिकल है, उनमें देखेंगे अभी। 1, 2, 3 सही है। यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य, गलत। पूरे संविधान में है तो सभी राज्यों में होगा ना, कुछ राज्यों में क्यों होगा, तो चौथा गलत है, ऑप्शन ए इज द राइट, है ना, सिंपल। तुरंत एलिमिनेट करो और तुरंत फिक्स करो, जो आता है तुरंत फिक्स करो पहले, तो आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो हमारे हो गए हैं सारे प्रश्न खत्म। एंड हम लोगों ने आज देखा पॉलिटी, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न और संविधान संशोधन वाले प्रश्न देखे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं एक चीज बताऊं कि अब आपके बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 40 दिन बचे हैं PCS के, और लगभग 90 से 95 दिन बचे हुए हैं RO के। RO में तो आप फिर भी थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, डिटेल में पढ़ सकते हो, लेकिन PCS में अब आप क्या करोगे, केवल रिवीजन। मैं जाहिर सी बात कह रहा हूँ, साफ सी बात कह रहा हूँ, जिनका अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो वो लोग 90-95 दिन वाला टारगेट लें, मतलब RO की तैयारी करें। पेपर जरूर दें PCS का, लेकिन अगर उनको लगता है कि मैंने अभी पॉलिटी पूरी पढ़ी नहीं है, मुझे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अभी बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मुझे वर्ल्ड जियोग्राफी में ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, इंडियन जियोग्राफी में काफ़ी सारे पार्ट मेरे बचे हुए हैं, तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि पढ़ना और रिवीजन करना दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। जब आप पढ़े होगे तभी रिवीजन कर पाओगे। तो PCS में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो RO में कायदे से लगे रहिएगा, मैं ये बता रहा हूँ बस, ठीक है। क्योंकि RO भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और दोनों में ही अच्छे खासे पद है इस बार, ठीक। पदों की संख्या कम नहीं है, पद ठीक ठाक है भाई, जिस लेवल की पोस्ट है उस लेवल के पद। अब ऐसा थोड़ी ना कि यूपी पुलिस की तरह 60,000 RO के पद आ गए, 60,000 PCS के पद आ गए, उतने यूपी में ही नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा कायदे से रिवीजन करो। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।